चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन देखेंगे हम। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे वो हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। सभी ने पढ़ लिया होगा। देखो आई दृष्टि की बुक कर रहे हैं हम लोग हैं, और आई दृष्टि में आपका नेशनल इंटरनेशनल संक्षिप्त की ये पार्ट कवर कर लिया है। बच जाता है आर्थिकी वाला पार्ट, तो आर्थिकी के अंतर्गत ही आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, बजट भी आएगा, वो दोनों हम कवर कर लेंगे। तो आई दृष्टि आप बुक अपने स्तर से पढ़ते रहिए, यहाँ रिवीजन होता रहेगा। इसके साथ साथ हम सभी की देखो अभी जो मना स्थिति है वो एक जैसी है कि आंदोलन भी देखो करना है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, ये सभी से देखो आप इस सबसे परिचित हो चुके होंगे। तो अब 11 तारीख के लिए आप सभी तैयार रहिए, है ना। अपने अपने स्तर से जहां पर भी आप मौजूद हैं, इलाहाबाद क्षेत्र के आसपास हैं तो इलाहाबाद पहुंचो, और अगर दूर हो तो अभी तक क्या है 11 तारीख तक आपके पास समय है। आप अपने स्तर से पूरी ऊर्जा लगाओ कि कैसे भी करके इस आंदोलन को सफल बनाना है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भी समस्याएं आ रही हैं इस पर आयोग को अपना जो निर्णय है, जो भी आयोग के द्वारा यह नोटिस दिया गया है, ये पूरा प्रयास किया जाए कि ये नोटिस ये वापस लेना पड़े और एक शिफ्ट में केवल एग्जाम हो। यही पूरी कोशिश है ना। लेकिन जो डेट दी गई है, डेट है 7-8 दिसंबर की, उस हिसाब से हमें पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि एडवर्स कंडीशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम रिवाइज यहां पर चीजों को करते रहेंगे। जैसे सर्वे भी पढ़ लेंगे, फिर हम बजट पढ़ लेंगे। अब इकोनॉमी वाला जब पार्ट देखते हैं हम, जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये मेजर आपका एरिया है जो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में क्वेश्चंस काफी ज्यादा कवर करता है। अब वहां पर डेटा बहुत ज्यादा होता है। देखो 400-500 जो पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे, इसको लेकर के तो बैठोगे नहीं भाई। अब यहाँ क्या किया गया है वही मैगजीन में भी किया गया है। मैगजीन देखोगे तो वहां पर भी बहुत सीमित पन्नों में जो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें शामिल किया गया है। यही हमने भी यहाँ पर किया हुआ है। हैंड रिटन में देखो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और जो जरूरी तथ्य हैं यानी कि जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं या इसी पैटर्न पर प्रश्न आपके बनाए गए हैं, वो यहां शामिल करने की कोशिश है। वही यहां समझेंगे और उन्हीं तथ्यों को ही केवल यहां पर डिस्कस करेंगे। इधर उधर फालतू की बातें नहीं। कम समय है तो कम समय में ही जो हमारे लिए जरूरी है और जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वही पढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे दिया हुआ है 2023 और 2024, यहां ध्यान रखो। देखो सर्वे होता क्या है, बेसिकली सर्वे का मतलब होता है कि पिछले वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, ये पूरा का पूरा सर्वे आता है। और ये सर्वे किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कहने का मतलब देखो पिछले वर्ष भी बजट आया होगा, बजट के अनुसार एलोकेट किया गया होगा पैसा, बजट आवंटन हुआ होगा, है ना, बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए होंगे। तो अब एक साल हो जाता है ना, समझ ध्यान से समझना। एक साल हो जाता है तो फरवरी का महीना होता है, अगले वर्ष के लिए बजट आने वाला होता है। उसके पहले बोला जाता है भैया जरा इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से पहले ये बता दो कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार आप सभी को पता है कि अंतरिम बजट आपका पेश किया गया तो फरवरी महीने में, और उसके पहले जो लास्ट जनवरी में आपका एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, यह भी नहीं आपका जारी हुआ। फिर ये कब आता है, जुलाई महीने में आता है, क्योंकि अंतरिम बजट आता है। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है, ध्यान से सुन लो, पहले कहानी समझ लो फिर इसको हम सर्वे को शुरू करेंगे। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब चुनाव होने वाले होते हैं। तो चुनाव होने के दौरान ही जो कुछ महीनों के लिए ही बजट बेसिकली पेश किया जाता है कि अभी खर्चा कैसे चलेगा सरकार का, तो वो अंतरिम बजट होता है। फिर जुलाई का महीना आता है, सरकार बनती है, पुनः से तीसरी बार देखिए वही सरकार आती है, तो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए बजट आपका पेश कर दिया जाता है जुलाई के महीने में। लेकिन वही जुलाई से पहले, वही जो परंपरा है हमारी, उससे पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो उसी मंथ आपका पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, और इकोनॉमिक सर्वे में देखो जो ईयर दिया होगा 2023-24, और जब बजट पढ़ोगे तो वहां पर दिया होगा 2024-25। तो यहां कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर जानते हो ना, 1 मार्च से शुरू होता है, सॉरी 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक के लिए, है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो 2023 से 2024 तक का जो पिछला वर्ष रहा है पूरा का पूरा, उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा। और जब बजट होगा, बजट कहने का मतलब है जब आपका जुलाई 2024 में आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है। यानी कि आपका 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए होता है। इसीलिए जो बजट देखोगे वो 2024 से 25, अगला जो हम लेक्चर करेंगे, है ना, वो बजट के लिए करेंगे, है ना। जो बजट आया है आपका उससे रिलेटेड जो डेटा होगा वो देखेंगे। अब यहां हम सर्वे से रिलेटेड डेटा देखने जा रहे हैं। सर्वे क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब सर्वे तैयार किसके द्वारा किया जाता है, देखो हमारा जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स।
तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ही ये इकोनॉमिक सर्वे पूरा तैयार किया जाता है और यहीं पर होते हैं आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और जो कौन है आपके अनंत नागेश्वरम है, ये जरूर याद कर लेना। हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरम है, इन्हीं के द्वारा ये जो इकोनॉमिक सर्वे है पेश किया जाता है। बहुत सारे सजेशंस भी दिए जाते हैं और ये समझाया जाता है कि देखो आर्थिक सर्वेक्षण आपका आ चुका है, अपने देश की अर्थव्यवस्था की हालात देख लो, और बहुत सारे सजेशंस भी दिए जाते हैं। तो जो भी सजेशंस यहां पर दिए जाएंगे, और सजेशन कौन दे रहा है, वो एडवाइस कौन दे रहा है, बोले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर महोदय दे रहे हैं। तो ये सजेशंस जो होते हैं ना, ये आप मेंस के आंसर में कई जगहों पर इस डेटा का यूज कर सकते हो। इस एनालिसिस को भी जो भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जो भी आपका एनालिसिस किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, इसको मेंस में बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जहां से प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वही जो डेटा है जिसकी चर्चा इन 500 पन्नों के अंतर्गत देखो, जहां समय समय पर देखो चर्चा बहुत सारे फैक्टों की महत्वपूर्ण की गई है, जो हमारे प्रीलिम्स बनने की जिनकी संभावना है, हम यहीं पर उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जो तथ्य हैं उनको समझते हुए यहां पर कोशिश करेंगे कि एक एक तथ्य आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो शुरू करें। अब हमने पृष्ठभूमि बना ली, पृष्ठभूमि के साथ इकोनॉमिक सर्वे अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि सबसे पहले यह जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया 1950 और 51 के दौरान आता है। आपको पता है कि इसी समय इलेक्शन होता है और इसी समय पहली बार जो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया जाता है, और 64 तक जो परंपरा रही हमारे देश में सर्वे और बजट को एक साथ पेश किया जाता था। इसके बाद से आप सभी को पता है कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। क्लियर हो गया, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि वैश्विक जो आर्थिक समृद्धि दर यानी कि जो ग्रोथ है ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबल लेवल पर इस इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत बताया गया है कि जो वैश्विक आर्थिक समृद्धि दर रहेगी वो 3.2% रही है। याद रखना, ये इस इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिखाता है कि भाई इसके कंपैरिजन में भारत में कितनी रही है। तो यहीं पर आ जाओ, देख लेते हैं भारत में जो ग्रोथ रेट है, भारत में ग्रोथ रेट आपकी 8.2% है। देखो इसका डेटा यहां पर दिया हुआ है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2023-24 के लिए कितनी 8.2% है। यहां वैश्विक जो ग्रोथ रेट है उससे तुलना करते हुए समझो, ग्लोबल लेवल पर कितनी बताई गई है, 3.2% बताई गई है। अब ग्लोबल लेवल पर 3.2% आपकी ग्रोथ रेट दिखाई जा रही है, वहीं भारत में जो ग्रोथ रेट है 8.2% है। और वही 2024 और 25 के लिए क्या बताया गया है, 2025 और 24 के लिए, सॉरी 2024 और 25 के लिए इस इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि 6.5 से 7% ही रहेगी। ये भैया कम क्यों हो रही है? तो यहां पर नागेश्वरम महाराज का कहना था, जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, इनका कहना था कि देखो जो क्लाइमेट चेंज के चलते जो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन आ रही हैं, इसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है, देखो प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमारे जो प्रोडक्शन पर है वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अब निगेटिव इंपैक्ट के चलते जब प्रोडक्शन कम होगा तो हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, और जितना ही इंपोर्ट बढ़ता है वो प्रभावित करता है हमारी ग्रोथ रेट को। इसी कारण से जो अगली जो संभावित ग्रोथ रेट है वो 6.5 से 7% रहेगी। देखो ये अनुमान दिया गया है, ध्यान से सुनना, अनुमान भी बोला ना, सजेशन भी दे दिए जाते हैं। तो ग्रोथ रेट को लेकर के सजेशन यहां दिया गया कि 24-25 में भैया 6.5 से 7 के बीच में तुम्हारी ग्रोथ रेट रहने वाली है, और अभी कितनी है, 8.2% रही है 2023-24 के लिए। इस तथ्य के साथ में तुलना करते हुए आपने इस तथ्य को समझा तो बहुत आसान हो गया होगा, अब आपके लिए ये याद रखना भी बहुत इजी हो जाएगा। फिर अगला तथ्य है आपका सेक्टर कंट्रीब्यूशन को लेकर के। अब सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बोले तो देखो सेक्टर कौन से, 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर आता है ना, जो आपका कृषि क्षेत्र है या पशुपालन वगैरह, ये किसमें आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, आपका औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो आपकी द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, और टर्सरी में आपका सेवा क्षेत्र आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आईटी सेक्टर वगैरह आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ डेटा क्या है, डेटा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ डेटा कह रहा है कि ये जो सेक्टर है इसका जो कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, बेसिकली जो ग्रोथ रेट हमारी भारत की दिखाई दे रही है उसमें 17%, 17.7% का योगदान है प्राइमरी सेक्टर का। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका 27.6% है, और जो टर्सरी है इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है 54.7%। समझते हैं इस डेटा को कैसे मेंस में यूज किया जाता है। देखो भैया ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन हमारी जितनी भी है, पॉपुलेशन बोले तो 141 करोड़ वर्तमान की जनसंख्या हम देख लेते हैं। अब यहां अक्सर बात की जाती है कि उल्टा ट्रायंगल बनता है भैया सेक्टर कंट्रीब्यूशन को लेकर के। बोले उल्टा
जो ट्रायंगल है इसका क्या मतलब है, समझो यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल का क्या मतलब है। ये थ्योरी जो होती है मेंस में भी यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में भी। देखो डेटा को तो याद रखना ही पड़ेगा, इस डेटा को अगर याद नहीं रखोगे तो मेंस में कैसे यूज करोगे इसको। तो डेटा याद रखना इसलिए जरूरी है कि जो यहां पर 17% दिख रहा है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आपका जो जीडीपी में योगदान कितना दे पा रहे हैं, 17% ही दे पा रहे हैं। और क्या यहां पर जुड़े हुए लोग भी 17% हैं जनसंख्या का, आपको बताना है नहीं। यहां पर जो जुड़े हुए लोग हैं सबसे ज्यादा वर्ग किससे जुड़ा हुआ है भैया, प्राइमरी सेक्टर ही। तो सीधा ट्रायंगल बनाया, उसमें हमने बताया कि लगभग 50% के आसपास, वहां पर एक डेटा अभी इसी में ही आएगा। इसी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 42.3% जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन का 42% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अर्थात किसान है जो हमारा 42.3%। समझो, ध्यान से समझो, जो डेटा यहां दिया हुआ है उसको कैसे यूज किया जाता है मेंस में या कैसे याद रख सकते हो। तो बोले 40% से ऊपर जब जनसंख्या कृषि पर ही जुड़ी हुई है, कृषि पर ही निर्भर है। और हमारे यहाँ कृषि कैसी है, हमारे यहाँ कृषि है जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि किसान भैया अपने लिए खाना उगाता है, अनाज उगाता है, अनाज उगाकर 2 रोटी खा ली, आराम से सो गया। वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस में है ही नहीं। अब जब सरप्लस में नहीं है तो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम क्यों दिखता है, उसका कारण है कि जो किसान के द्वारा उत्पादन किया जाता है वो अधिशेष नहीं होता है, सरप्लस में नहीं होता है। अब इसी उत्पादन को सरप्लस में बनाने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। पढ़ा होगा आप सभी ने, किसानों की आय को जब 2 गुना करेंगे, इस संदर्भ में सरकार ने एक समिति का गठन किया था। आपको यहां से बताना है कमेंट सेक्शन में कि उस समिति का नाम क्या था, है ना। बेसिकली वो किसकी अध्यक्षता में वो समिति गठित की गई थी पता तो है मुझे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि उस समिति का नाम क्या था, जिस समिति की अध्यक्षता में ये बोला गया था कि कौन कौन से हम तरीके अपनाए कि किसानों की आय दुगनी हो, और ताकि जो सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ये बढ़े, कि एटलीस्ट जितनी जनसंख्या निर्भर है, जितनी पॉपुलेशन यहां पर निर्भर है, उतना तो कम से कम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और है कितना, 17%। और कितना कंट्रीब्यूशन करती है जनसंख्या के आधार पे, 50% के आधार पर। ये तो कहानी गड़बड़ है। तो देखो यहां सीधा ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में 27% के आसपास है, और 27 के ही आसपास लगभग आपका यहां पर पॉपुलेशन भी जुड़ी हुई है, तो ये लगभग बराबर है, ठीक। अब टर्सरी में आता है, टर्सरी में 54% है, और पॉपुलेशन यहां पर जस्ट अपोजिट कर दो, है ना, 15-16% के आसपास ही यहां पर आपको पॉपुलेशन यहां पर दिखाई देगी जो टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है। क्लियर। अब टर्सरी सेक्टर में बढ़िया इनकम होती है तो अच्छे से सेविंग होती है, सेविंग होती है तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए आईटी सेक्टर वगैरह में आप देखते हो ये सेक्टर जो है भारत का काफी बेहतर कार्य कर रहा है। बात यहां आती है, देखो प्राइमरी सेक्टर में इतना कृषक है भारत में, 50% के आसपास प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, उसके बाद सीधे हम सेकेंडरी से ना जुड़ करके टर्सरी पर जंप कर गए, भारत ने सीधे प्राइमरी से हम टर्सरी पर जंप कर गए। जबकि ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगता है। जितने आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, यहां पर आप देखोगे ये सेकेंडरी सेक्टर बहुत बेहतर कार्य कर रहा होता है। चाहे कोई देश उठा लीजिए, विकासशील से विकसित देश बन रहा है या विकसित हो चुका है, चीन का ही उदाहरण ले लो, तो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, आप सभी को पता होगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। जबकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी थोड़ा सा बेहतर कार्य करना शुरू किया है, और इसकी ग्रोथ 9.9% रही है। क्लियर। तो ये सारा डेटा समझते चल रहे हो। अब ये सीधा ट्रायंगल बन रहा है, देखो भैया सीधा ट्रायंगल समझ में आया, सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, और फिर टर्सरी सबसे कम। लेकिन जब सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात आई तो भैया नीचे एग्रीकल्चर वाला क्या हो गया, सबसे कम हो गया, दिख रहा है, हाँ, नीचे एग्रीकल्चर वाला सबसे कम हो गया, फिर सेकेंडरी वाला उतना ही रहा, और टर्सरी वाला क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, तृतीय क्षेत्र। तो प्राइमरी, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो सीधा ट्रायंगल था, पॉपुलेशन यहां पर क्या है, पॉपुलेशन जो निर्भर करती है, जितनी जनसंख्या निर्भर करती है, और उसकी तुलना में जब सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात आएगी तो वहां जस्ट अपोजिट स्थिति हो जाती है। यही मेंस पे आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हो जब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इनकी दशाएं बतानी होंगी, या आर्थिक जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रों की विशेषताएं बतानी होंगी, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो समझना यहां ध्यान से कि जो इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा होते हैं, उस डेटा को मेंस में भी अच्छे से यूज किया जा सकता है अगर अच्छे से एनालिसिस किया जाए उसका। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं तो आगे मुफ्त राशन की बात की गई। देखो कोविड के दौरान सरकार के द्वारा खूब मुफ्त राशन बांटा गया, तो वही बताया गया है इस सर्वे में कि 81.4 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को, कितने, ये समझो कितने लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है देश में। इसमें कोई हम लोगों को बहुत गौरवान्वित नहीं होना है, प्राउड फील नहीं करना है, इसमें सोचने वाली बात है कि 81.4 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा राशन दिया गया है। मतलब इतने लोगों को अभी भी फ्री के राशन की जरूरत है, यानी कि हम इनमें अभी क्षमता निर्माण नहीं कर पाए हैं कि अपने लिए राशन की ये सुविधा या उपलब्धता स्वयं कर सकें, नहीं कर पाए ना। तो ये हमें डेटा याद रखना है कि 81.4 करोड़ सरकार ने बताया है, और वो भी अंडर NFSA। ये क्या है भैया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और 2013, देखो मनमोहन सिंह की सरकार जब जा रही थी तो जाते जाते जो गरीब तबका है, जो अपने लिए अनाज का उत्पादन या अनाज की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एक वैधानिक अधिकार देकर चली गई, यानी कि ये आपका लीगल राइट है भाई। आपके लिए अगर फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई तो आप लीगली चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कानून का मतलब होता है, और वो कानून क्या है? आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये अधिनियम कब आया? 2013 में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट कर देखना, बहुत बार पूछा गया है। NFSA 2013, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आया है, ठीक है। तो यहां पर हमने समझा अंडर NFSA के तहत ही सरकार के ऊपर, देखो सरकार के ऊपर एक वैधानिक दबाव भी है कि एक कानून बना हुआ है जिसके तहत गारंटी दी गई है फूड सिक्योरिटी की। उसी में 81.4 करोड़ जो मुफ्त राशन है ये प्रोवाइड किया गया। ये डेटा हमारा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। अगली योजना कौन सी चर्चा की गई? पीएम जनधन योजना। अब जनधन योजना के तहत क्या किया गया था? जनधन योजना के तहत सबसे बड़ा कार्य जो किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है इसको समझ लो। देखो जो डेटा है वो ये है कि जो इसके लाभार्थी हैं वो 51.6 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इस डेटा को समझना, इस डेटा को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा समझ लो। देखो जनधन योजना बेसिकली था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए यह योजना आती है। सरकार देखिए 2014 में आती है, और 2014 में ही ये स्कीम लेकर यह स्कीम आ जाती है। 2014 में ये स्कीम आती है और बोला जाता है, देखो यार ये पहले पता किया जाता है कि जनधन जो है ये लोग अकाउंट नहीं खुला रहे हैं। भाई अकाउंट बैंक में लोगों के नहीं है, क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि गरीब तबका जो होता है वो पैसा बैंकों में मैनेज नहीं कर पाता, और जब मिनिमम बैलेंस मैनेज नहीं कर पाएगा तो उसका एक पैसा कटता है भाई, कटता है ना, बैंक वगैरह काटते हैं। तो जनधन अकाउंट में, बोले जनधन जो अकाउंट खुलेगा इसके तहत, इसमें आप जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खोल सकते हो। तो जनता खुश हो गई एकदम से, है ना। खूब कस के देखो जनता ने अपने अकाउंट्स खुलाने शुरू कर दिए, और बहुत सारी सुविधाएं, इंश्योरेंस की सुविधाएं दी गई। सरकार ने आकर समझा चीजों को कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन समझते हो क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा मतलब होता है कि ये जो वित्तीय लेन देन होती है, वित्तीय गतिविधियां होती हैं, इसमें सभी तबकों को शामिल किया जाए। अब एक बात बताओ, समाज का एक वर्ग यानी कि अंबानी वर्ग ही मान लीजिए केवल बैंकिंग गतिविधियों में, या जितने आपके इंश्योरेंस है, लोन संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, इनमें अगर एक तबका जो रिच क्लास है वही नजर आएगा अगर जुड़ा हुआ, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ नहीं। अब बोले फाइनेंस की इन गतिविधियों में सभी को शामिल करो, हर तबके को शामिल करो, तो वो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें ही जो प्रयास किया गया वो पीएम जनधन योजना थी। जनधन योजना के तहत पहले समस्या समझी गई, समस्या समझते हुए ही फिर बोला गया जीरो आपका अकाउंट, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही साथ बोला गया तुमको इंश्योरेंस लोन भी मिलेगा इसमें, है ना। बोला गया लोन भी मिलेगा, कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, कोलेटरल फ्री लोन लो। उसके अलावा इंश्योरेंस जैसी बहुत सारी सुविधाएं की गई। फिर बात आती है यहाँ पर पीएम जनधन योजना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा इसलिए की गई है कि इसके देखो 10 साल पूरे हो गए हैं। 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथ ही इसके जो लाभार्थी हैं वो 51.6 करोड़ जो है 51.6 करोड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं इसके लाभार्थी। क्लियर? ये डेटा समझ में आया, ये योजना समझ में आई। साथ ही थोड़ा सा नमक मसाला भी लगाया गया था, क्या याद है? 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। कौन से अकाउंट में आएंगे? यही जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में सबको 15 लाख। तो एक लालच में भी, इस लालच में भी सभी ने क्या किया, अपना अकाउंट खुला लिया, है ना। तो ये सब एक एक टैक्टिक्स होती हैं, स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक भाग बनाया जाए एक बड़े तबके को। अब आगे चलते हैं तो अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? 9.5 लाख करोड़। इसको बजट में बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन ऐसे ही आसान भाषा में थोड़ा समझ लो। देखो दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है सरकार का। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। सरकार की आय होती है, खर्चा भी होता है। अभी खर्चे को समझ रहे हैं। खर्चा दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च होता है। अब राजस्व जो खर्चा होता है, देखो वो जो खर्च सरकार का हो रहा है उसमें किसी भी तरीके की इनकम जनरेट नहीं होती है। जैसे भैया देखो यार, पेंशन में पैसा देती है सरकार,
है ना, सब्सिडी में सरकार पैसा दे रही है, क्या वहां बदले में उसको कोई भी पैसा इनकम जनरेट हो रही है? नहीं हो रही है। तो वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार हमेशा बचना चाहती है, क्योंकि इसमें भैया एक पैसे की कमाई नहीं है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं, सीधा खर्चा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कहने को एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक मामले में देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट है। कैसे? लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या होता है, सरकार को यहाँ से पैसा जनरेट होता है। कैसे? देखो, कोई मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है सरकार, कोई अगर सड़क बना दिया, कोई हाईवे बना दिया गया, तो हाईवे जो बनाया गया सरकार ने खर्च किया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहाँ पर रोड टैक्स वगैरह वसूलती रहती है, टोल टैक्स लगाती रहती है, तो ये धीरे धीरे करके क्या दे रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहा है। तो बोले इस तरीके का ही जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और सरकारें हमेशा चाहती हैं, जो अभी के समय डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं, ये रेवेन्यू को कम करते जा रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही सर्वे में बताया गया कि सरकार का 2023-24 के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है वो 9.5 लाख करोड़ रहा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो सारा जो डेटा है यहाँ पर, जो भी आपका डेटा यहाँ दिया हुआ है, उसको समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान भाषा में आपको ये डेटा समझ में आ जाए। जब आप पढ़ो ना, तो पढ़ने के दौरान आपको ये ना लगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक, अब अगली है भाई इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट कितनी रही है, ध्यान से सुनो। इन्फ्लेशन पर कई जगह पर डेटा आएगा, है ना, इन्फ्लेशन से संबंधित। अब इन्फ्लेशन पर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं यही समझ लेंगे एक साथ, और बहुत आसानी से समझेंगे। कोई भी अगर प्रश्न अब इससे बनेगा, अगर आपका मुद्रास्फीति से, क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन को हिंदी में भाई, मुद्रास्फीति बोला जाता है, तो मुद्रास्फीति से कोई प्रश्न बनेगा, अब गलत नहीं होगा, ध्यान से सुनना। क्या होता है इन्फ्लेशन? एक ये फिगर देख लो, इस फिगर के माध्यम से अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है आपका, ये सामान्य कीमत समझ लीजिएगा, किसी उत्पाद की है 100 रुपए है। ठीक, एक कोई उदाहरण लेकर समझो, 100 रुपए है किसी भी उत्पाद की। अब इस 100 से कीमत बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, जब कीमत बढ़ती है सामान्य से, तो उसे ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। फिर ये कुछ समय तक घटती है, प्रयास किया जाता है भाई, है ना, तो घटेगी, आपका डिसइन्फ्लेशन हो जाता है। और फिर ये और सामान्य से और ज्यादा अगर घट जाती है, तो आपका डिफ्लेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्लेशन हो जाता है। और फिर धीरे धीरे बढ़कर सामान्य पर आती है, तो रिफ्लेशन हो जाता है। ये एक प्रोसेस होता है पूरा, वो छोड़ो, वो आपको नहीं जानना है। यहां समझ में ये आया, जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है आपका, यहाँ इन्फ्लेशन का प्रोसेस यहाँ हो रहा है शुरुआत में, जब गुड्स एंड सर्विसेज आपका सामान्य कीमत से, जो इसकी सामान्य कीमत होती है, उससे जब बढ़ जाती है, तो इसको बहुत साधारण शब्दों में अगर बोला जाता है, तो इसको महंगाई बोल देते हैं, है ना। मुद्रास्फीति को ही महंगाई बोल दिया जाता है, हालांकि महंगाई मुद्रास्फीति अलग अलग चीजें हैं, वो एक इकोनॉमिक टर्म है, वो छोड़िए। तो अभी आसानी से समझने के लिए इसको जानो कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका सामान्य कीमत से, जब गुड्स या सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है, सामान्य कीमत है, वो बढ़ जाती है, तो वही आपका मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाती है। अब ये टारगेट किया जाता है बेसिकली, देखो जो आइडियल कंडीशन होती है 4+-2 की बात की जाती है। 4+-2 बोले तो 4 से देखो 6 और 4 से -2 2, यानी कि 2 से 6 के बीच, कितनी, 2 से 6 के बीच में किसी भी राष्ट्र की जो मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन रेट है, ये होनी चाहिए। तो अब इस संदर्भ में हमें समझ में आया कि हमारी वर्तमान समय में जो इन्फ्लेशन रेट है, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कितनी है, 5.4% है। क्लियर? तो 6 से हम आगे नहीं गए हैं, जो हमारा मार्जिन है मैक्सिमम कितना है, 6% है। हालांकि हैं हम बिल्कुल बॉर्डर पे ही, तो बिल्कुल बेहतर नहीं है हमारे लिए, यानी कि महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है तो कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लेशन रेट कितनी है, 5.4% है। और इसी पर बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, है ना। ये इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए ये नामकरण किए जाते हैं। ये स्टैटिक वाला पोर्शन हो जाता है। यहां जानते हैं, दो शब्द बहुत ज्यादा एग्जाम में देखो आते हैं, कौन कौन से, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है यहां समझो। देखो दो तरीके के उत्पाद होते हैं, एक होता है नॉन वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल। अब वोलाटाइल क्या होता है समझो भाई, वोलाटाइल का मतलब होता है जो आपका कीमत जो है सब बहुत ज्यादा, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिन कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन सी होती है भैया, बहुत सारे उत्पाद होते हैं जिनका कीमत एक जैसा बना रहता है कई महीनों तक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डेली चेंज होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, देखो गलत हो गया, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को समझ लो। वोलाटाइल होता है जो चेंज होते रहते हैं, जैसे आपका फ्यूल आप देखते होगे, ठीक है, या आपका वेजिटेबल्स के प्राइसेस वगैरह क्या होते रहते हैं, डेली चेंज होते रहते हैं, ये वोलाटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं। और दूसरे आपके नॉन वोलाटाइल्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। तो इन दोनों को जब शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि जब इन्फ्लेशन हमें देखनी है और जब दोनों को शामिल कर लिया जाता है, तो वो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाती है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ कोर इन्फ्लेशन को समझना है तो कैसे समझोगे, कोर इन्फ्लेशन मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन से ही ये आप वोलाटाइल वाले जो प्रोडक्ट है इनको हटा दीजिए। मतलब
जो फ्यूल है आपका, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर आप हटा दोगे, जिनके जो प्राइसेस हैं वो एक जैसे बने ही नहीं रहते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं, तो उनको अगर आप हटा दोगे तो आपका कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन ये एग्जाम में खूब आता रहता है, इसीलिए यहां से जोड़कर थोड़ा सा समझा दिया गया। तो इकोनॉमिक सर्वे में यानी कि भारत सरकार या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अनुसार बताया गया कि भारत में जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जो रेट है वो 5.4% रहने वाली है। यही कुछ डेटा और दिया गया है। क्या है डेटा? आईएमएफ के अनुसार भी इन्फ्लेशन रेट बताई गई और आरबीआई के अनुसार भी बताया गया इन्फ्लेशन रेट। एक ही साथ पढ़ लो यहां पर तो इजीली समझ में आ जाएगा। आगे हालांकि दिया हुआ है कि आईएमएफ के अनुसार देखो इन्फ्लेशन रेट कितनी बताई गई है, 4.6%। ठीक है, ध्यान से देखो, आईएमएफ के अनुसार इन्फ्लेशन जो रेट है 4.6% बताई गई है। दूसरा हमने देखा है इसी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि आरबीआई के अनुसार जो इन्फ्लेशन रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 4.5% रहेगी। ध्यान से समझ लेना यहां पर। और ये 2024 के लिए है। एक बार आरबीआई वाली चेक कर लेना, 4.5 है या 4.2 है, कमेंट बॉक्स में बताना आप आरबीआई की जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी है। ठीक है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन जो आईएमएफ के अनुसार है वो 4.6% है वर्ष 2024 के लिए। क्लियर? तो इन्फ्लेशन से संबंधित देखो जो डेटा आपके यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है इसको समझ लेना है आसानी से। इन्फ्लेशन जो है क्या होता है ये समझा दिया। सामान्य कीमत से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन कहलाता है। यहीं पर कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की जाती है। दूसरा यहां पर आईएमएफ के अनुसार भी इन्फ्लेशन रेट को बताया गया। आगे इन्फ्लेशन को कितनी तरीके से मापा जाता है ये भी आप सभी पढ़ते होंगे। तो दो देखो इसके मानक होते हैं, एक आधार वर्ष होता है और इन्फ्लेशन मापने का आधार वर्ष क्या होता है, 2011 और 12। ये भी याद रखना, स्टैटिक में भी देखो, स्टैटिक की चीजें जोड़ते हुए यहां पर समझते चलोगे ना तो ये जो डेटा है ना करंट का, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन जो मापी जाती है उसके लिए एक आधार वर्ष बनाया जाएगा, है ना। उस आधार वर्ष के ही आधार पर तो आप बताओगे कि अभी के समय आपके यहाँ पर इन्फ्लेशन किस तरीके की है, जो मुद्रास्फीति है वो किस तरीके की है। तो 2011 और 12 के वर्ष को आधार वर्ष बनाया जाता है। इसको बढ़ाने की बात की गई लेकिन कोविड जैसी चीजें घटनाएं हो गई, फिर आधार वर्ष को अभी वही रखा गया है। ठीक है, जहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी बनी होती है उसी को आधार वर्ष बनाया जाता है। तो अभी के समय में 2011 और 12 के वर्ष को ही आधार वर्ष माना जाता है। तो इसी संदर्भ में दो तरीके से देखो इन्फ्लेशन मापी जाती है। एक होती है आपकी डब्ल्यूपीआई जो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है, दूसरी होती है आपकी सीपीआई, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है। देखो होलसेल में क्या होता है, होलसेल में समझ लो खाली, ठीक है, होलसेल में बेसिकली जो गुड्स होता है उसकी बास्केट बनाई जाती है। कुछ गुड्स लिए जाते हैं, उनका एक बास्केट बनाया जाता है, उस आधार पर ही आपका इन्फ्लेशन बताया जाता है कि देश में इतना इन्फ्लेशन है। लेकिन यहाँ सर्विसेज नहीं ली जाती हैं। क्या ध्यान रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है, इन दोनों में ध्यान ये रखना है कि होलसेल में केवल गुड्स ही लिए जाते हैं और सीपीआई में आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ली जाती हैं। इसीलिए अगर किसी राष्ट्र की या भारत की इन्फ्लेशन के बारे में सही मायने में समझना है कि क्या स्थिति है मुद्रास्फीति की, तो सीपीआई वाला जो पैमाना होता है, जो मानक होता है, ये ज्यादा आपका बेहतर माना जाता है तुलनात्मक रूप से डब्ल्यूपीआई के। लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह समझा दिया। और हर मंथ देखो इसका जो डेटा है वो आता रहता है, वो जरूरी नहीं है। अभी जो कॉन्सेप्चुअली आपको जानना जरूरी था वो आपने समझ लिया है। तो इन्फ्लेशन को लेकर के अब मेरे हिसाब से जो भी जानकारी होनी चाहिए स्टैटिक्स से लेकर के करंट की, वो समझ में आ गई होंगी। फिर अभी एक चर्चा और आएगी यही इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि जो फूड में इन्फ्लेशन है, आप सभी ने देखा होगा फूड वगैरह को लेकर के, जैसे आटे के भाव, चावल के भाव, सब्जियों के भाव अचानक से बढ़ जाते हैं, है ना। अभी देख लो जाके मार्केट में आप, प्याज वगैरह के भाव कितने हाई रहते हैं, कभी टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं। तो ये फूड में जो इन्फ्लेशन है अचानक से बहुत बढ़ जाता है। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर एक प्रयास किया गया है, आगे डेटा आएगा, इजिली आएगा, लेकिन सब जोड़ करके मैं सोच रहा हूँ इन्फ्लेशन को लेकर के जो भी डेटा इसमें आया हुआ है सब एक जगह पर ही जोड़ करके आपको समझा दिया जाए तो आपके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है आपके लिए रिवाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, जब भी पढ़ोगे या ध्यान करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां बताया गया कि जो फूड इन्फ्लेशन है, अब फूड इन्फ्लेशन देखो जो बढ़ रहा है उसको लेकर के सरकार ने एक स्टेप उठाया कि सरकार ने बोला देखो यार ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस चीज को जमा कर लेते हैं, जमा करके फिर इसको महंगा जानबूझ के उसकी सप्लाई को कम कर देते हैं। सप्लाई कम हो जाएगी, जब आप एक बात बताइए उसको कलेक्ट कर लोगे, आप उसकी कालाबाजारी करोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो चीज महंगी हो जाती है मार्केट में। सरकार ने बोला अब देखो हम अपनी तरफ से सप्लाई देंगे, और सप्लाई के ही दौरान एक ब्रांड, भारत ब्रांड के नाम से सरकार ने क्या किया है, भारत ब्रांड के नाम से चावल निकाला है। अभी देखो आगे पढ़ने को मिलेगा इसको, कहां पर मिलेगा ये ध्यान से देखो। इन्फ्लेशन है यहां पर 5.4% हम देख चुके हैं, और फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार ने कहा कि हम सप्लाई के तौर पर ही अपनी तरफ से भारत ब्रांड के नाम से चावल निकालेंगे और आटा, और जिसके प्राइस फिक्स कर दिए। क्या बोला, चावल 29 रुपए पर केजी बिकेगा और आटा जो है 27.5 रुपए पर केजी बिकेगा। अब भैया आशीर्वाद का आटा अगर 50 रुपए पर केजी मिल रहा होगा
वहीं बगल में रखा होगा दुकान पर भारत ब्रांड का आटा, और भारत ब्रांड का आटा 27 रुपए पर केजी मिल रहा होगा, तो कौन सा लेकर के आओगे? भारत ब्रांड का। तो उसकी डिमांड देखो जब रहेगी नहीं तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो ये सरकार का एक तरीका है इन्फ्लेशन को कम करने का। समझ में आ गया? ये जो डेटा है, जो भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, ये डेटा इजीली अब दिमाग में घुस गया होगा, और यही प्रयास है कि दिमाग में घुस जाए डेटा। फिर है अगला एफडी को लेकर के। तो एफडी का, ये एफडी वो नहीं है, फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 5.6%। अच्छे से डिटेल से बजट में सब आएगा ये, लेकिन ऐसे समझो राजकोषीय घाटा मतलब, राजकोषीय मतलब सरकार का घाटा, घाटा होगा तो सरकार की जो आय है वो व्यय की तुलना में कम है। अब इनकम जब कम होगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो सरकार को घाटा होगा, वही सरकार का घाटा ही कहलाता है इकोनॉमिक टर्म में फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। वो कितना रहा है? 5.6% रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2023 और 24 के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगला डेटा दिया हुआ है एफडीआई और एफआईआई को लेकर के। देखो एफडीआई और एफआईआई को लेकर के डेटा ये है कि एफडीआई जो है इसमें गिरावट देखने को मिली है, और कितनी 26.5 बिलियन जो डॉलर है ये एफडीआई प्राप्त हुआ है। और जो एफआईआई है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये 44 बिलियन डॉलर, 44.1 बिलियन डॉलर, और ये बढ़ा है भारत के संदर्भ में। होता क्या है पहले ये समझ लो ना, एफडीआई और एफआईआई होता क्या है, ये एफपीआई। ठीक है, देखो एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई विदेशी जो प्रत्यक्ष जो निवेश करना चाहता है, प्रत्यक्षता निवेश करना चाहता है विदेशी भारत में, तो वो आपका एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश होता है। अब ये समझो एफआईआई एफपीआई क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए निवेश होता है। कोई भी राष्ट्र क्या चाहेगा? अगर निवेशक आ रहा है पैसा लगाए हमारे यहाँ पर, लंबे समय के लिए चाहेगा कोई राष्ट्र या कम समय के लिए चाहेगा? हर राष्ट्र चाहेगा कि उसके यहाँ पर लंबे समय के लिए पैसा लगाया जाए, यानी कि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए प्राप्त हो। अब यही एक डेटा और पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो एफडीआई है वो हमें किस देश से प्राप्त होता है? तो ध्यान से समझ लो, हमें सबसे ज्यादा एफडीआई मिलता है मॉरिशस से, फिर मिलता है सिंगापुर से। यानी कि हमारे यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है? मॉरिशस से आता है, और फिर सिंगापुर से आता है। क्लियर? और फिर एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या है कि एफडीआई देखो क्या रूट होते हैं, एफडीआई के दो रूट होते हैं भारत में आने के। एक होता है, आपने सुना होगा ऑटोमेटिक रूट, कौन सा होता है? मुंबई वाला रूट होता है। ठीक, दूसरा कौन सा होता है? दिल्ली वाला रूट होता है। यानी कि ये कुछ विशेष मामलों में होता है, जैसे एग्जांपल ले लो चाय के मामले में। अब चाय के मामले में हम एक बार धोखा खा चुके हैं ना, चाय के थ्रू ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और क्या हालत करती थी सभी को पता है। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझो, ये चाय के मामले में अगर कोई निवेशक निवेश करना चाहे तो उसको दिल्ली वाला रूट लेना पड़ेगा, यानी कि सरकार से परमिशन वहां पर लेनी पड़ती है। और जो ऑटोमेटिक रूट होता है, यहां सरकार का इंटरफेयर नहीं होता है। क्लियर? तो दो तरीके होते हैं यहां पर आपके निवेश करने का। और निवेश में भी आप देखते होंगे एफडीआई दो तरीके की, एक ब्राउन फील्ड स्कीम होती है, एक ग्रीन फील्ड होती है। ग्रीन फील्ड मींस कोई नया प्रोजेक्ट एकदम है उसमें निवेश किया जा रहा है निवेशक के द्वारा, और ब्राउन फील्ड को पहले से देखो वो परियोजना है उसमें अगर निवेश किया जा रहा है तो ब्राउन फील्ड होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक से जोड़कर समझा दिया गया कि एफडीआई क्या होता है। अब एफपीआई क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। देखो जो हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट है, यहाँ पर लिस्टिंग करके, यहाँ पर कंपनीज लिस्ट करती हैं, अपने आप को लिस्टिंग करती हैं, और बहुत कम समय के लिए जो निवेश किया जाता है, या सीधे समझो शेयर मार्केट के थ्रू जो भी कंपनियां निवेश करती हैं, वो आपका एफपीआई या एफआईआई कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो निवेश शेयर मार्केट के माध्यम से जो निवेश किया जाता है, विदेशी निवेश होता है, वो एफपीआई कहलाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए ऑटोमेटिक रूट या दिल्ली रूट के माध्यम से जो पैसा निवेश किया जाता है वो एफडीआई कहलाता है। अब कोई पूछेगा आपसे, बता दोगे ना? दूसरा जो एफपीआई है, इसमें एक टर्म और पूछा जाता है स्टैटिक में, या कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, पी नोट्स। तो पी नोट्स देखो, वैसे तो एफपीआई में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है विदेशी निवेशक, वो शेयर मार्केट में लिस्ट करके, कंपनी को पहले लिस्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा, है ना। सेबी अधिनियम है उसके अंतर्गत ही यहां पर किसी भी विदेशी कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा और फिर वो निवेश कर सकता है। अब पी नोट्स बोले तो पार्टिसिपेटरी नोट्स ये होता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना शेयर मार्केट में लिस्ट किए हुए, यानी कि बिना सेबी में आप लिस्टिंग कराए हुए आप सीधा निवेश कर सकते हो, बशर्ते आपको पी नोट्स प्राप्त होना चाहिए। अब पी नोट्स देखो, कहने को तो ये है कि बिना आप शेयर मार्केट में, लेकिन पी नोट्स जारी कौन करता है? वही कंपनी जारी करती है जो शेयर मार्केट में वहां पर लिस्टेड होती है। तो इनडायरेक्टली अगर समझा जाए तो गारंटी कौन ले रहा है? गारंटी वो कंपनी ले रही है जो लिस्टेड है। तो वो कंपनी ले तो रही है, लेकिन जिस कंपनी को पी नोट्स दिया जाएगा वो तो लिस्टेड नहीं है ना, इसलिए कहा जाता है कि पी नोट्स के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बिना शेयर मार्केट में लिस्ट किए हुए। क्लियर? तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया।
FDI FPI समझ लिया। तो FII FPI को लेकर ये भी होता है कि निवेशक जो होते हैं कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हैं और तुरंत भागते हैं, है ना, निवेश भी करते हैं बहुत तेजी से अगर हमारी स्थिति बढ़िया है, बेहतर है, और जैसे ही देखेंगे कोई समस्या खड़ी हो रही है तुरंत पैसा लेकर के यहाँ से भागता है, अपना प्रॉफिट देखते हो कि हमें नुकसान होने वाला है तुरंत भागता है। तो ये एक समस्या है, किसी भी राष्ट्र के लिए एक समस्या होती है कि FPI जो है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है तुलनात्मक रूप से किसके, FDI के। वैसे तो बेहतर ही है, ठीक है, तो ये क्लियर। अगला है NPA। NPA का नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? देखो बैंक के द्वारा बहुत सारा लोन दिया जाता है, और बहुत सारा लोन दिया जाता है, उस संदर्भ में कुछ ऐसा लोन चला जाता है जो कभी वापस ही नहीं आता है, ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। तो ऐसा लोन जो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा बिल्कुल, है ना, जिससे ना तो इंटरेस्ट आ रहा है और वो लोन भी मर गया, तो वही लोन कहलाता है आपका बैंक का NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर। और ये डेटा ये है कि सबसे ज्यादा अगर NPA है तो किस सेक्टर में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इसके पीछे भी रीजन होता है, देखो कृषि से संबंधित जो लोन है, देखो KCC आदि के माध्यम से किसान लोन लेता है, आराम से लोन लेता है, और जानता है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले लेता है जानबूझ के, थोड़ा पहले लोन उठाएगा, और जैसे ही नई सरकार आएगी, ये समझ रहा है हवा चल रही नई सरकार आएगी, तो वो किसानों का सबसे पहले आकर के लोन माफ करेगी, है ना, जो भी किसान भाइयों ने लोन उठाया है वो आकर के लोन माफ कर देती है। अब लोन तो माफ कर दिया, और इससे NPA किसका बढ़ रहा है? बैंकों का बढ़ रहा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आपका लोन, सबसे ज्यादा आपका NPA दिखाई देता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देता है। ये डेटा है, ये हमने समझ लिया। और देखो कुछ ऐसा करते हैं, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि सरप्लस में प्रोडक्शन है ही नहीं, तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। कभी कभी मानसून जब खराब होता है तब वो बेचारे अपने लिए ही जो लागत होती है उनकी, उसके अनुसार ही प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो लोन कहां से भरपाई करेंगे? तो इस कारण भी आपका NPA सेक्टर में दिखाई देता है। अगला है प्रोजेक्ट नेक्सस। अब प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है इसको समझो। देखो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या होता है? वित्तीय लेन देन आपको भारत में ही, जैसे मान लो यहाँ आप बैठे हो और आपको बेंगलुरु में पैसे भेजने हैं, आप तुरंत के तुरंत क्या करते हो? आप तुरंत को तुरंत ट्रांजेक्शन करते हो, 2 मिनट में आप पैसे भेज देते हो। अब अगर मान लो क्रॉस बॉर्डर आपको कोई पेमेंट करना है, क्रॉस बॉर्डर मतलब भारत से आपको चीन भेजना है पैसा, पाकिस्तान भेजना है, अब बोले यहां पर जब क्रॉस बॉर्डर आपको पेमेंट करना है, इसको भी थोड़ा आसान बनाया जाए। अब इस आसान बनाने के संदर्भ में यहां समझना, भारत से आपको दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है। इस संदर्भ में ही देखो वहां की जो सेंट्रल बैंक है और जो भारत की सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है। इसी आधार पर वहां की सेंट्रल बैंक है, इनके मध्य जब कॉपरेशन बेहतर होगा, और जब बेहतर कॉपरेशन होगा, तभी हम इस इंटरनेशनल जो लेन देन को, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को हम थोड़ा आसान, थोड़ा सुगम बना सकते हैं। इसी के चलते एक प्रोजेक्ट लाया गया, उस प्रोजेक्ट का ही नाम है नेक्सस। समझ में आ गया कि जैसे हम भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं, वही व्यवस्था हमें इंटरनेशनल लेवल पर करनी है। और इसमें शुरुआत क्या की गई? शुरुआत ये की गई कि आसियान के पहले 4 देशों के साथ में ये लेन देन प्रारंभ किया गया, और यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने देखो भागीदारी की। जो सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया और सिंगापुर, तीसरा फिलीपींस और चौथा थाईलैंड, इन 4 देशों के साथ ये लेन देन प्रारंभ किया गया। अभी बात हो रही है कि 5वां देश जो इंडोनेशिया है ये भी शामिल होने की बात कर रहा है। तो प्रोजेक्ट जो नेक्सस है, प्रोजेक्ट नेक्सस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप समझा दोगे कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, इंटरनेशनल लेन देन है, इसको आसान करने के लिए अभी आसियान के 4 देशों के साथ में यह लेन देन प्रारंभ हुआ है। अब यहीं पर आसियान की चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का एक संगठन है। बहुत डिटेल से हमने इसकी चर्चा की थी, इसके सभी सदस्य देखे थे, इसका मुख्यालय देखा था, आसियान का मुख्यालय कहां पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर पीछे वीडियो अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, पढ़ा हुआ रिवाइज कर रहे होगे, तो बहुत आसानी से अभी तुरंत आप कमेंट में बता दोगे कि भाई आसियान का मुख्यालय कहां पर है। आसियान का मुख्यालय बताना है और इसके सदस्यों की संख्या बतानी है आपको, कितने हैं सदस्य, और सब कुछ याद आ जाना चाहिए। नहीं याद है तो रिवीजन में दिक्कत है भाई, ठीक है। फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बोला गया कि 2 लाख करोड़ तक का लेन देन हुआ है। अगला फैक्ट क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का है, ये देखो महत्वपूर्ण है। माइक्रो फाइनेंस, देखो माइक्रो आप समझ रहे हो, छोटे स्तर पर फाइनेंस, यानी कि लोन वगैरह अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, फाइनेंशियल सुविधाएं दी जा रही हैं किसी को माइक्रो लेवल पर, और वो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऐसी संस्थान होंगी जो माइक्रो फाइनेंस की सुविधा मुहैया करा रही होंगी, वही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहलाती होंगी। अब इसको जानते हैं भाई लोन कौन देता है, तो आप बताओगे यार लोन तो हमें बैंकों से भी मिलता है। बोले हाँ, देखो 2 तरीके की, एक बैंकिंग सुविधा होती है, बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, दूसरा नॉन बैंकिंग, जिन्हें आप NBFC बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? NBFC। ध्यान से सुनना, बहुत इजी तरीके से कोशिश होगी कि समझ में आ जाए, ये तथ्य जो दिया हुआ ये आसानी समझ में आ जाए।
अब देखो यार, जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस जो आपकी देखो एनबीएफसी होती हैं, कंपनीज होती हैं, तो इनको क्या सुविधाएं होती हैं, ये डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, यानी कि आप यहाँ पर किसी तरीके का जमा नहीं कर सकते हो। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते हो, किसी तरीके का जमा। जैसे बैंकों में आप क्या कर सकते हो, जमा भी कर सकते हो, सेविंग भी कर सकते हो, लेकिन जो एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी में ही आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आती हैं, यहाँ पर आप कोई भी सेविंग डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक काम इनको एक राइट दिया गया है, क्या राइट दिया गया है कि ये जो है लोन दे सकती हैं, लोन यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग कर सकती हैं, छोटे स्तर पर ये लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। इसी के संदर्भ में डेटा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर के चीन के बाद में भारत है जो उधार देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर माइक्रो फाइनेंस दिया गया है तो चीन में दिया गया है, सबसे ज्यादा लोगों ने उधार, जो नीचे तबके का लोग है, छोटे छोटे उधार जिसको चाहिए होते हैं, उसमें सबसे आगे चीन है, चीन के बाद दूसरा स्थान पर भारत आता है। ये डेटा है हमारे पास। अब ये डेटा के साथ हमें कम से कम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। ऐसी सुविधा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, देखो बहुत चर्चा में है इस समय जिन्होंने प्रारंभ की थी। ये प्रारंभ हुआ था माइक्रो फाइनेंसिंग का जो कार्य है, ये बांग्लादेश से प्रारंभ हुआ था, और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं आपके मोहम्मद यूनुस, इनका योगदान बहुत ज्यादा है इस संदर्भ में माइक्रो फाइनेंसिंग के मामले में। देखो इन छोटे स्तर पर जो ऋण होता है ये उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो बोला गया कि भाई क्या किया जाए, इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूशंस या ऐसा कुछ प्रोविजन किया जाए, बैंकों को जोड़ा जाए। तो सबसे पहला प्रयास भारत में 1992 में एसएचजी, याद करना ये खूब पूछा जाता है, इसका वर्ष भी पूछा जाता है यूपीपीसीएस में या आरओ के एग्जाम में। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकिंग के साथ में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम आपने सुना होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं गांव में कार्य कर रहे होते हैं, इनको बैंकों के साथ जोड़ा जाएगा, बैंकों से इन्हें पैसा मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे, यानी कि उस ग्रामीण क्षेत्र में जिन्हें फाइनेंस की जरूरत होगी, जिन्हें लोन की जरूरत होगी, उन्हें सुविधा देंगे, ये पैसे देंगे, यानी कि लोन देंगे। ठीक है, तो 92 में ही ये लिंकेज प्रोग्राम आता है, और इस 92 के लिंकेज प्रोग्राम के बाद फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नाबार्ड भी देखो माइक्रो फाइनेंसिंग करता है। नाबार्ड की चर्चा तो बहुत बार आई है सर में, तो नाबार्ड को बहुत अच्छे से भी देख लेंगे, भी आगे जहां इसकी चर्चा होगी अच्छे से देख लेंगे क्या क्या हमारे लिए जरूरी है जानना। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, ये 92 में चालू होता है, और यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोशिश की जाती है कि आप माइक्रो फाइनेंसिंग करिए। और ऐसे ही आपके बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसी हैं, और ये माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। डेटा ये है कि इस मामले में अगर इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो चीन के बाद भारत दूसरा स्थान यहाँ पर आता है भारत का। ठीक है, फिर अगला है वित्तीय समावेशन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन हम समझ चुके हैं, जब हमने पीएम जन धन योजना के बारे में समझा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ लिया कि सभी वर्गों को, यानी कि जो इस वित्तीय लेन देन में शामिल नहीं है, उन सभी वर्गों को शामिल करना, उनका इंक्लूजन करना, उनको इंक्लूड करना ही आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो इसमें आपका पूछा जा सकता है कि ये जो इस पर एक सूचकांक भी जारी किया जाता है, वो सूचकांक किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, याद रखना। और इसमें डेटा ये आया है कि वृद्धि हुई है। अब बताओ यार, पीएम जो जनधन है इसमें बेहतर देखो प्रोग्रेस, 50 करोड़ से ज्यादा आपके देखो अकाउंट्स खुल चुके हैं पीएम जनधन के तहत, तो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बन चुके हैं। तो सीधी सी बात है, भारत के स्कोर में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स है, इसमें वृद्धि तो होगी ही होगी। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर, जो जानकारी जरूरी थी वो समझ में आ गई सारी। आगे बढ़ते हैं तो शेयर मार्केट में। अब देखो शेयर मार्केट से रिलेटेड हमने एफडीआई और एफआईआई में थोड़ी चर्चा की, साथ ही ये जान लेना चाहिए कि शेयर मार्केट बताया गया है कि यहाँ पर भारत का जो शेयर मार्केट है वैश्विक स्तर पर दुनिया का सबसे पांचवा बड़ा। अब इसको याद रखना बहुत आसान, कैसे, देखो आपको शेयर मार्केट ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, एस को आपको 5 की तरह बनाना है। एस को 5 की तरह इसलिए बनाना है क्योंकि हमारा 5वां स्थान ही है, ठीक है, इसीलिए एस को 5 की तरह हमने बना दिया। कैसे लिखोगे आप, शेयर मार्केट ऐसे लिखना है, ठीक, ये भी तो शेयर लिखा हुआ है। अब यहां से हमारे पास एक हिंट मिल जाएगा कि हमारा शेयर मार्केट 5वां है, फिफ्थ है, फिफ्थ सबसे बड़ा है। तो याद करने का एक तरीका बढ़िया हो गया कि अब कोई पूछे शेयर मार्केट ऑफ इंडिया कितना, मतलब क्या रैंक है इसमें भारत के शेयर मार्केट की वैश्विक स्तर पर, तो 5वीं रैंक है। फिर हमने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से एक साथ देख लिया सारा जो भी डेटा है, और आगे बढ़ते हैं। अब स्मार्टफोन के निर्यातक के मामले में भारत का 6वां स्थान है। साथ ही साथ थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक डेटा और देखते हैं, दो देखो उत्पादों को लेकर के। अभी चलो दवा उत्पादन की बात आएगी, हाँ ये आ गई, चलो यहीं पर देखते हैं। तो दवा उत्पादन के मामले में डेटा है कि 30% से ज्यादा योगदान एक इकलौता राज्य देता है, वो है तेलंगाना। ये समझना है, उससे पहले दो सेक्टर, यही दोनों सेक्टर हम देख लेते हैं जिनकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। इसलिए पहला है आपका फार्मा सेक्टर, कौन सा भाई,
फार्मा सेक्टर, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है क्योंकि अभी थोड़ा हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है वो मूवमेंट करने में, तो हो सकता है राइटिंग थोड़ी गंदी, लेकिन सुनने पर फोकस करना, समझने पर फोकस करना जो बताई जा रही चीजें। तो एक फार्मा सेक्टर है, दूसरा एक टेक्सटाइल सेक्टर है। तो फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर ये दो क्षेत्र हैं जिनकी इकोनॉमिक सर्वे में भी चर्चा की गई है। फार्मा सेक्टर में भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड प्लेस है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में भारत का स्थान है तीसरा, और टेक्सटाइल वस्त्र के मामले में भारत का स्थान है दूसरा। इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? वस्त्र उत्पादन के मामले में भारत का स्थान है टेक्सटाइल सेक्टर में दूसरा, फार्मा सेक्टर के मामले में स्थान है भारत का तीसरा। और इसी फार्मा सेक्टर में आगे कदम बढ़ाते हुए और एक डेटा याद रखना है कि अगर राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो एक अकेला एक राज्य है जो 30% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो है भैया तेलंगाना। ठीक है, क्या नाम है? तेलंगाना। अब आगे बढ़ते हैं अगले डेटा की ओर। फॉरेक्स पर डेटा है, इसको समझ लेते हैं फॉरेक्स क्या होता है। देखो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज जो आपका, देखो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स होता है, ये रिजर्व, फॉरेन रिजर्व होता क्या है इसको समझ लो। ये आखिर क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये महत्वपूर्ण होता है जैसे आप कोई ट्रेड वगैरह करना चाहते हो उसके लिए, या फिर किसी देश के पास अगर फॉरेक्स जितना ज्यादा होगा तो कोई निवेशक यहां पर पैसा लगाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, उसके पास यदि पैसा मुद्रा खत्म भी हो जाती है अपनी, या कोई समस्या भी आ जाती है उसकी इकोनॉमी में, तो वो ट्रेड आगे जितना ज्यादा उसके पास फॉरेक्स रिजर्व रखा होगा ना, उतना ही ज्यादा समय तक वो क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है, वो अपनी दम पर खड़ा रह सकता है। इसका सीधा एक एक मैसेज जाता है, फॉरेक्स जितना ज्यादा होता है तो ये सीधा लाभ होता है इसका। बहुत इजी लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि फॉरेक्स जितना ही ज्यादा होगा उतना ही लोगों का भरोसा उस देश पे उतना ही बढ़ता है। हालांकि एक तरीके का ऋण ही होता है। अब देखो डॉलर के रूप में हमारे यहाँ पर है, अब लाइबिलिटी भी तो है ये, है ना, लेकिन साथ ही साथ आपके पास अगर जितना ज्यादा फॉरेक्स है, इतना मतलब लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं। आपको उधार कौन देता है? आपको उधार वही तो देता है जिसको भरोसा होता है, हाँ भाई जब जब चाहेगा ये तब चुका देगा, है ना, इसके भीतर क्षमता है, पोटेंशियल है। तो यही देख करके इन्वेस्टर भी आपके यहाँ निवेश करना चाहेगा। तो यही फॉरेक्स है, और फॉरेक्स हमारा 600 से ऊपर, और वो भी 650, 653.7 बिलियन डॉलर। और याद रखना है ये कब तक है? जून 2024 तक है। और जब भी लेटेस्ट डाटा और देख लेना, या वहां अगर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछा जाए तो इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताया गया कि जून 2024 तक जो फॉरेक्स था वो 653.7 बिलियन डॉलर का था। अब जानते हैं कि फॉरेक्स में शामिल क्या क्या होता है। देखो फॉरेक्स में सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी होती है किस मुद्रा की होती है? बोले डॉलर की होती है। डॉलर के बाद आपका गोल्ड आता है, एसडीआर आता है, स्पेशल ड्रॉ राइट्स होते हैं, और रिजर्व ट्रैंक होता है। इसको ट्रैंक को देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल ऊपर ऊपर चीजें समझनी, बहुत डिटेल से नहीं जाना है। जैसे डॉलर है, आपको तो पता ही है। अब इसको याद करने का भी बढ़िया तरीका है कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। डॉलर और जीएसटी, है ना, जी का मतलब गोल्ड है, एस में एसडीआर है, और टी मतलब ट्रैंक होता है। ठीक है, अब समझते हैं भाई। डॉलर हो गया, डॉलर तो सभी को पता है कि ज्यादातर जो भी राष्ट्र हैं वो इस डॉलर के माध्यम से ही जो वित्तीय लेन देन है उसे करते हैं। तो फॉरेक्स में आपके पास डॉलर जब रहेगा खूब, तो कभी भी आपको अगर किसी देश के साथ व्यापार करना होगा तो उस डॉलर का यूज कर सकते हो, है ना। जब आपके पास कोई समस्या आती है, आपातकालीन कोई स्थिति बनती है, जैसे 1991 में जो आपातकालीन स्थिति बनी थी, उस समय हमारे पास फॉरेक्स भी नहीं बचा हुआ था। कुछ ही दिनों के लिए ही मात्र पैसा रह गया था हमारे पास कि हम व्यापार कर सकते थे। वो तो हमने अपनी इकोनॉमी को, क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कर दिया, तो हम फिर जीवित बने रहे, है ना। हम जो है टिके रहे, वरना हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। 91 की बात है ना, जो उस समय स्थिति आपने देखी होगी। अभी के समय स्थिति बहुत बेहतर है। हमारा फॉरेक्स 653.7 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जिसमें डॉलर होता है, फिर गोल्ड होता है। गोल्ड की भी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। किसी को भी ट्रेड करना है, नहीं डॉलर है भैया, गोल्ड है, हाँ बोले है तो गोल्ड लेकर आओ, है ना, कुछ भी चाहिए ले जाओ। तो एक गोल्ड होता है। दूसरा, तीसरा एसडीआर होता है। एसडीआर का सीधा मतलब होता है कि आर्टिफिशियल करेंसी समझ लो। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे येन है, आपका पाउंड है, ये जो महत्वपूर्ण होती हैं 5 प्रमुख करेंसियां यहाँ पर शामिल की जाती हैं, और ये आर्टिफिशियल करेंसी होती है। नहीं उस समय डॉलर है भाई, तो आईएमएफ क्या करेगा? आपको एसडीआर दे देगा। अभी एसडीआर आप ले जाओ, एसडीआर के माध्यम से आप किसी भी देश के पास जाओगे, दिखा दो कि भाई एसडीआर दिया हुआ है, तो आपको क्या है, आप वो एसडीआर दे करके, स्पेशल ड्रॉ राइट्स ये दिखा करके उसको आप व्यापार कर सकते हो। ये होता है एसडीआर। चौथा रिजर्व ट्रैंक है। इसको आसानी से समझना है तो एक कोटा समझ लो। हर राष्ट्र का देखो एक कोटा होता है, ट्रैंक होता है। अब उस कोटे के आधार पर यदि पैसा लेना चाहेगा वो राष्ट्र तो ले सकता है। पाकिस्तान का उदाहरण समझो कि पाकिस्तान का भी अपना कोटा है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे राष्ट्र हैं अपने कोटे का पैसा उस पाकिस्तान को दे देते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसको हमारे कोटे का कुछ पैसा दे दो, जो हमारा कोटा बनता है ना। बोले आईएमएफ में देखो हमारा कुछ कोटा बनना है, बोले हाँ चलो उसी आधार पर उस पैसा दे दो पाकिस्तान को। कई बार दूसरे के कोटा को यूज करते हुए, इसी ट्रैंक का यूज करते हुए कई बार उसको लोन मिल जाता है आईएमएफ से। आप देखते हो बार बार कैसे पाकिस्तान को पैसा मिलता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके आधार पर आप फॉरेक्स को समझ सकते हो।
क्लियर हुआ, सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, अब ये पीडीएफ मिलेगी जब आप पढ़ोगे ये वीडियो देखने के बाद में, तो इजीली समझ में आएगा सब कुछ, है ना। अब है अगला अमृत काल में, यहाँ बताया गया कि 6 क्षेत्रों पर ज्यादातर ध्यान दिया गया। कौन से? एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई, जो सेकेंडरी में आपका एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपका प्रेन्योर है या इंटरप्राइजेस हैं, इन पर ध्यान ज्यादा दिया गया है, उनके एक्सपेंशन पर ध्यान दिया गया है। फिर एग्रीकल्चर के रिफॉर्म पर और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर। अभी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर एक शानदार फैक्ट आएगा यहाँ पर, कौन सा? ग्रीन बॉन्ड का, उसको समझेंगे। तो अब देखो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बाद एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, यानी कि एजुकेटेड तो है, मोस्टली युवा देखो एजुकेटेड है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट है, तो ये वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये गैप बहुत ज्यादा है। यानी कि एजुकेशन के बाद भी अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये गैप है, इसको कम करने के लिए इस पर भी फोकस है। हमारा अमृत काल में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ये हमारा आर्थिक क्षेत्र है, ये इस पर भी फोकस है। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग पर, स्टेट की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस है। तो ये 6 क्षेत्र बताए गए हैं, इन पर 6 क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तभी भारत को 2047 तक हम जो टारगेट रखा है विकसित भारत बनाना है, तभी संभव हो सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी चर्चा की गई है। अब यूएन के अनुसार बताया गया, इसमें ही चर्चा है इस डेटा की। जो डेटा देखो महत्वपूर्ण लगा, वो सारा डेटा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वहां से जैसे जैसे प्रश्न बनेगा वो भी आपको समझा दिया जाए। जैसे यूएन को के द्वारा बताया गया कि भारत की जो कार्यशील, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग क्या होती है? 15 से 59 वर्ष की जो पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें रोजगार जो पोटेंशियल होता है, लेने की पोटेंशियल इसके अंदर होता है, तो जिसके भीतर ये पोटेंशियल मौजूद है। और साथ ही उसकी एज कितनी है? 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष तक के लोगों को ही वर्किंग पॉपुलेशन या कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत ही रखा जाता है। और भारत इस समय जनांकी लाभांश की स्थिति से गुजर रहा है। ये बोला गया है कि यूएन ने बताया कि 2044 तक ये जो जनसंख्या है ये बढ़ती रहेगी। और जनसंख्या इस वर्ग जितनी बढ़ेगी, इसके साथ साथ देखो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं वो जनरेट नहीं कर पाए, सरकार के द्वारा यदि एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट नहीं कर पाए जाएंगे, तो साथ में बेरोजगारी भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जितनी क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं का अधिक से अधिक दोहन करने की भी आवश्यकता है। यही यूएन के द्वारा बताया गया कि भारत में 2044 तक, कब तक? वर्ष 2044 तक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ वर्ष ही सीधा पूछेगा तो 2044 तक बोला गया है कि बढ़ेगी ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है। अगला फैक्ट है, भारत सरकार के द्वारा देखो 16,000 करोड़ का सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। समझते हैं यहाँ पर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, आसानी से एकदम समझो। बॉन्ड क्या होता है? देखो, बॉन्ड ये होता है फिक्स क्रेडिट यहाँ पर मिलता है। कैसे? देखो, आप बैंकों में जाते हो, बैंकों में भी आप क्या करते हो? एफडी करते हो। एफडी करने के बाद आपको क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? 6%, 8% जो भी मिलता है, इसी आधार पर बॉन्ड भी काम करता है। बॉन्ड में आपका फिक्स क्रेडिट होता है। मतलब आप देखो, बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में जो है, किसी भी तरीके का बॉन्ड जो जारी किया जाएगा, वो बॉन्ड आपसे पैसा उठाया जाएगा। पैसा उठाने के बदले आपको 8%, 10%, 15% ज्यादा ही, तुलनात्मक रूप से ज्यादा पैसा देने की बात की जाएगी। और वह पैसा उठा करके बैंक उठाएगी, आरबीआई उठाएगी या सरकार उठाती है, तो पैसा उठा करके उसको किसी भी क्षेत्र में लगा देती है, वहां से प्रॉफिट कमाती है, और आपको जो यहाँ पर गारंटी दी जाती है इस बॉन्ड के तहत, वो पैसा मिल जाता है। समझ में आ गया बॉन्ड क्या होता है? ये अनुबंध एक तरीके से इसी बात का ही अनुबंध होता है, फिक्स क्रेडिट का ही। अब भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 16,000 करोड़ के सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए। क्या है भैया सोवरिन ग्रीन बॉन्ड? बॉन्ड तो हमें समझ में आया, और ग्रीन क्या है? ग्रीन का सीधा मतलब है कि जो पैसा यहाँ सरकार उठाएगी वो पैसा कहाँ लगाएगी? ग्रीन एरियाज में। ग्रीन एरियाज बोले तो कोई सोलर प्रोजेक्ट में लगा सकती है, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, वहां पर ये पैसा लगाया जाएगा। ये किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जाएगा जो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाएंगे, बल्कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। अब 6 क्षेत्र वहां पर बताए गए थे, उन 6 क्षेत्रों में एक था इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, बोला था ना। अभी एक बढ़िया फैक्ट आएगा बॉन्ड वाला, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड वाला। और सोवरिन होता है यदि सरकार का है, तो भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा ही, बेसिकली भारत सरकार के द्वारा या आरबीआई मिलकर के एक सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। अब सोवरिन ग्रीन बॉन्ड हमने समझ लिया। और वैसे सामान्यतः देखो, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2070 तक क्या, नेट जीरो कार्बन एमिशन, और जो CO2 है इसको एमिट कम करना है। ये सारे लक्ष्य कैसे पूरे हो सकते हैं? भारत ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट में भारत सरकार जूझती रहती है, तो पैसा नहीं है, इंफ्रा का विकास करना है, तो उसके लिए ये टूल्स काम आते हैं।
अब ये डेटा समझे, डेटा महत्वपूर्ण हो गया जब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो उसी में ये टूल्स काम आते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के कि 16,000 करोड़ रुपए हम मार्केट से उठाएंगे और फिर उसको इस तरीके के, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र समझ लो भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र को बुंदेलखंड हब बनाना है, सोलर हब बनाना है। अब उसके लिए इंफ्रा तो चाहिए होगा, इंफ्रा के लिए पैसा चाहिए होगा। अब पैसे के लिए देखो इस तरीके के बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे, ग्रीन बॉन्ड। तो यही ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है 16,000 करोड़ का, ये पैसा उठाया जाएगा, एक गारंटी। अब लोग भी सोचते हैं यार हमारा पैसा चलो सही जगह पर लगेगा, तो आसानी से ये ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए जाते हैं। और दूसरा सरकार की गारंटी रहती है। दो अभियान है, आयुष्मान भव अभियान और पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, दो अभियानों की चर्चा। इनके बस मंथ या वर्ष याद रखना, सितंबर 2023 में और ये मई 2023 में लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भव अभियान सितंबर 2023 में, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए था। और वही पोषण भी पढ़ाई भी जो है, ये बेसिकली ग्रामीण बच्चों में पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी, यानी कि पोषण भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, न्यूट्रिशन के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है। फिर अगला डेटा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के। देखो R&D पर यहां बताया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.64% का ही मात्र निवेश किया गया है। यानी कि टोटल जो भी आपका जीडीपी है, टोटल आपने जीडीपी देखा उसका 1% भी नहीं। बहुत चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण बात है कि यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 1% भी नहीं है। कितना है फिर भैया? 0.64% मात्र जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश किया जा रहा है। ठीक है, समझे? एक सेकंड रुकना, चलिए देखते हैं आगे। देखो अगला क्या डेटा है, अगला है जुलाई 2024 तक ये बताया गया। कुछ देखो यहाँ डेटा दिए गए, क्या डेटा दिए गए? पहला बताया गया कि 11.37 करोड़ जो है वो शौचालयों का निर्माण किया गया है। दूसरा बोला गया 34.7 करोड़ जो है आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए और 2.63 करोड़ जो है आवास निर्माण किए गए। तो अब हमें ना ये डेटा तो जरूरी ही है याद करना, ये महत्वपूर्ण डेटा है जिसकी चर्चा की गई है। साथ साथ ये जानना है कि जो शौचालय निर्माण यानी कि ओपन डेफिकेशन की बात की जा रही है, तो यहां पर हमने पता किया कि स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था 2014 में। इसके बारे में हमें देख लेना है, क्योंकि 10 वर्ष इसके भी पूरे हुए हैं। इसी के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण से खूब प्रश्न आता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि अपनी उपलब्धियां भी जहां पर सरकार गिना रहा है, तो वो जो अभियान है वो अभियान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन हमने देखा, उसी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, जहां बताया जाता है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो हुआ, उसमें सबसे स्वच्छ जो शहर है हमारे पास इंदौर और सूरत थे। वहीं पर राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र था। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? नहीं ध्यान है तो जाकर रिवीजन कर लेना जाकर के। घटना सार में भी हमने अच्छे से किया है और आई दृष्टि में भी किया है, दोनों प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई हैं, दोनों को अच्छे से कर डालना और ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये समझ में आया कि भाई ये महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अपनी उपलब्धियां जहां पर गिनाए सरकार, वहां समझ जाना, प्रश्न बहुत पूछती है। दूसरा आयुष्मान, अब आयुष्मान भारत के बारे में आपके लिए यहाँ पर पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कार्ड बताया गया कि जुलाई 2024 तक 34.7, तो 3 और 4 को जोड़ लो तो क्या होता है 734.7। तो ऐसे इसको क्या है, कुछ ऐसे तरीके बना करके डेटा को बस अपने दिमाग में सेट करना है। 34.7 कार्ड जो है, करोड़ कार्ड इतने बनाए गए हैं आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड। अब आवास निर्माण, अब यहाँ पर पीएम आवास योजना जो चलाई गई है, रूरल और अर्बन दोनों को पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ है 2.63, अब 2.63 2 3 6 ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग में चीजें डालनी तो पड़ेंगी ही ये डेटा वाली। और जब ऐसे कुछ निमोनिक टाइप के ऐसे कुछ दिमाग में खुराफात आप बना के रखोगे तो 2.63 पढ़ोगे, तो जैसे ही एग्जाम में आपके सामने ही आएगा तो याद आ जाएगा, अच्छा 2.53 अगर भी दिया होगा, 2.43 भी दिया होगा, तो नहीं यार ये नहीं है, हमने 2 3 6 ऐसे करके ही एक खुराफात सोची हुई थी उस टाइम पे, तो सही आपका आंसर टिक होता है। ठीक, तो ये 3 तरीके के महत्वपूर्ण डेटा थे। इससे संबंधित जो योजनाएं या अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो कौन से महत्वपूर्ण है, ये भी समझ में आ गया। फिर गरीबी को लेकर के क्या बोला गया? गरीबी को लेकर के सर्वे में बताया गया है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां 1% से भी कम लोग क्या है, गरीब हैं। क्या है भैया? पूछा जा सकता है कहां पर, किस राज्य में? तो तमिलनाडु में 1% से भी लोग कम गरीब हैं। और सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर, मतलब किसी से भी ऐसा ही पूछोगे कि सबसे ज्यादा गरीबी कहां दिखती है, तो बोले गरीबी वाले 2 ही राज्य हमारे नजर में आते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में वही आते हैं। कौन कौन? यूपी बिहार। अब यूपी बिहार में भी कहां ज्यादा हो सकती है? बोले जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, 20 करोड़ से ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, तो गरीबी सबसे ज्यादा गरीब कहां होंगे? बोले 25% के आसपास गरीब कहां है? उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में है। तो बस ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हो, ये याद करने की जरूरत है नहीं। बेरोजगारी दर पे आते हैं। देखो बेरोजगारी दर जो है वर्तमान समय में, अगर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आएगा आपसे बेरोजगारी दर बताइए, तो बताना है भैया घटी है ये।
अब ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी दर जो है वो घटी है, जैसा सरकार के द्वारा बेसिकली जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं इन्होंने तर्क दिया, बढ़िया से समझाया और ये बताया कि जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये नीचे डाउन हुई है, कम हुई है। और कितनी है वर्तमान समय में? मात्र 3.2% है। तुम लोग बेरोजगारी फर्जी में चिल्लाते रहते हो, भाई कितनी है? 3.2% है, इकोनॉमिक सर्वे की मानी जाए अगर। अब गिग वर्कर पर आते हैं, तो गिग वर्कर क्या है भैया? गिग वर्कर पहले समझो कि है क्या गिग वर्कर, पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो। गिग वर्कर अगर जानना है तो कोविड के दौरान ये गिग वर्कर जैसा शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आया। और होता क्या है, आसपास आप देखते हो, बस नाम से परिचित नहीं होगे, भाई इन्हीं को बोलते हैं। बोल हाँ, देखो उबर वाले देखते होगे, उबर में जितना लगा हुआ व्यक्ति है, जोमेटो वाले जितने लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, क्या है सब? ये सब गिग वर्कर हैं। यानी कि अल्पकालिक के लिए कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट, कोई अनुबंध किया जाता है तो आपका गिग वर्कर, उनको भी देखो एक फ्रीडम होती है कि जब चाहे जितने समय चाहे उतने समय कार्य कर, जितने समय चाहे उतने समय अपनी गाड़ी लगाएं उबर पे, है ना, अपनी मर्जी से लगा सकते, काम कर सकते हैं। दूसरा जो एक तरीके से जिसके अधीन ये काम कर रहे होते हैं जिस कंपनी के, वो भी अनुबंध एक टेम्परेरी होता है ना, कोई एक उस पर कंपलेशन नहीं होता है, जब चाहे वो हटा सकती है। ऐसा देखा भी गया कि जब कंपनी को लॉस होने लगता है, नुकसान होने लगता है, तो जब चाहती है वो हटा देती है ना गिग वर्कर पर। तो अब इसकी सिक्योरिटी को लेकर के भी अक्सर देखो प्रश्न उठते हैं कि भाई गिग वर्कर्स वगैरह जो रहते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना चाहिए। अब अगर बताया जाए, बता दूं तो गिग वर्कर के लिए सबसे पहले इस तरीके का जो विधेयक लाया गया था, तो ऐसा विधेयक प्रयास किया गया सबसे पहले राजस्थान के द्वारा, उसके बाद कर्नाटक भी था, लेकिन राजस्थान के द्वारा इनके जो जो इनके भी अधिकार होते हैं ना गिग वर्कर्स के भी, अब कभी भी हटा दोगे तो ये भी भाई रोड पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ तो इनको इनके अधिकारों को संरक्षित करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, तो इसी संदर्भ में कानून बनाया गया, कानूनी अधिकार दिया गया। तो राजस्थान राज्य के द्वारा सर्वप्रथम ऐसा प्रयास किया गया गिग वर्कर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब गिग वर्कर समझ में आ गया आसान भाषा में थोड़ा कोशिश की गई है समझाने की कि गिग वर्कर समझ जाओ और उससे रिलेटेड अब जो डेटा है ये जानो। क्योंकि हमारे यहाँ जो अब इकोनॉमी है, थोड़ा फ्री इकोनॉमी, देखो फ्री जो इकोनॉमी समझो ऐसे है कि अब जो है लोग जो कार्य करना चाहते हैं बैठ करके, ऑफिस वर्क नहीं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर या ऐसा वर्क करना चाहते हैं जहां पर किसी तरीके की बाध्यता नहीं हो, कोई एक टाइम आवर का एक बाध्यता नहीं रहनी चाहिए, और जब चाहे अपने प्रोफेशन को वो चेंज कर सकें। इस तरीके की एक मानसिकता के साथ में लोग कार्य करना चाहते हैं। और अभी के समय जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो गिग वर्कर्स की जो आपकी समझिए नीड है या गिग वर्कर्स की डिमांड है, इसको बढ़ा रही हैं। इसी के चलते डेटा है, डेटा ये है कि 2021-22 तक जो 77 लाख लोग थे जो गिग वर्कर्स थे, वो बताया जा रहा है कि 2029-30 तक आगे ये 2.35 करोड़ हो जाएगी। ये डेटा का इंपॉर्टेंस समझे, इस डेटा के पीछे जो कहानी समझाई गई वो आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हमने देख लिया है कि 42% जनसंख्या है लगभग वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जुड़ी हुई है, जबकि इस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना हमने पढ़ा था, 17.7% मात्र है। अब जो खाद्यान्न उत्पादन है बताया गया 22-23 में 329.7 मिलियन टन का हुआ है। ये डेटा कतई एकदम चट जाना, ये याद कर लेना, ठीक है। कितना? 329.7 मिलियन टन, ये हाईएस्ट है अब तक का जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 2022-23 के लिए। और ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये डेटा आया है हमारे पास, तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर माइक्रो इरिगेशन फंड। अब माइक्रो देखो इरिगेशन, सिंचाई से संबंधित जो फंड है इसकी सुविधा किसके अंतर्गत ये बनाया गया है? नाबार्ड के अंतर्गत। बोला था ना नाबार्ड आएगा। अब नाबार्ड को यहां पर थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे से कि नाबार्ड से अगर प्रश्न आए तो रुकना नहीं चाहिए। अब नाबार्ड क्या है? देखो देखो नेशनल जो आपका नेशनल बैंक बनाई गई थी बेसिकली किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, इसका फुल फॉर्म भी यही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। कब की गई? तो इसकी तारीख और वर्ष दोनों याद कर लेना, रट लेना। 12 जुलाई, क्या है भाई? 12 जुलाई 1982। वर्ष क्या है? 1982, एकदम याद होनी चाहिए। नींद में भी पूछा जाए तो बता देना नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। खूब पूछा गया है पीछे और ये कई बार रिपीट होता रहता है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को क्यों आया था? रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास के लिए, बेहतर प्रोडक्शन हो सके। इस संदर्भ में ही देखो माइक्रो फाइनेंसिंग भी करता है नाबार्ड के द्वारा, लगातार किया जाता है। आप सभी ने देखा जो एसएसजी आपका बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम भी देखो चालू किया गया 1992 में, वो भी हमने समझ लिया पीछे। अब यहाँ नाबार्ड के द्वारा एक फंड और बनाया गया है, एक फंड की स्थापना की गई है, माइक्रो इरिगेशन फंड। अब भैया इरिगेशन कहाँ होगी? सिंचाई कहाँ होगी? ग्रामीण क्षेत्र में होगी। कृषि कहाँ होगी? ग्रामीण क्षेत्र में होगी। तो ये फंड जो बनाया जाएगा माइक्रो इरिगेशन, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? नाबार्ड के द्वारा बनाया जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। बस यहाँ डेटा ये है कि कितने रुपए का है? 5,000 करोड़ रुपए
का ये फंड है। माइक्रो इरिगेशन फंड कितने का है? 5,000 करोड़ का है। अब इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 6वीं। ठीक है, 5 ईयर प्लान था। इसी समय इंदिरा गांधी के द्वारा क्या बोला गया था? गरीबी हटाओ नारा दिया गया था कि नहीं? ये भी प्रश्न बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी समय नाबार्ड की स्थापना होती है। अब नाबार्ड का मुख्यालय बता दो कहां पर है भाई? मुंबई में मुख्यालय है। इसी तरीके की एक संस्था और है भैया, स्मॉल इंडस्ट्रीज, आप बताओ, डेवलपमेंट, सिडबी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है, छोटे उद्योगों के लिए, सिडबी है। अब सिडबी का क्या बताना है आपको? कमेंट सेक्शन में सिडबी का आपको मुख्यालय बताना है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में देख लेना। और मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिडबी का मुख्यालय कहां पर है। नहीं पता है तो गूगल करके कमेंट में लिखो, ठीक है, जरूर बताओ। अब देखो, नाबार्ड से संबंधित जो हमने न्यूज देखी, क्या हो सकती है महत्वपूर्ण, वो जान ली। क्या डेटा हमें याद होना चाहिए वो समझ लिया। माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में समझ लिया। यूरिया गोल्ड पर आते हैं। यूरिया गोल्ड क्या भैया? यूरिया क्या होती है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किसान के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली एनपीके, इनका रेशियो 4, 2 और 1 में होता है। हमारे यहाँ की मिट्टी आप जानते हो, नाइट्रोजन की, ज्यादातर जो मिट्टी है सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में नाइट्रोजन का अनुपात सबसे ज्यादा होता है, 4, 2 और 1 के अनुपात में होता है। ये किया होगा ज्योग्राफी में, अच्छे से किया होगा, वहां पर समझाया था। अब इस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा आपने देखा होगा कि नीम कोटेड यूरिया, अभी तक चर्चा होती थी कि नीम कोटेड यूरिया का यूज किया जाता था, यानी कि नीम कोटेड रहती थी तो यूरिया का प्रयोग केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहता था। लेकिन एक समस्या आती थी कि नाइट्रोजन बहुत तेजी से घुलता था मिट्टी में, तो अब प्रोडक्शन तो बढ़ा देता था, फर्टिलाइजर डालने से प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन एक समय के बाद में मृदा का क्षरण होने लगता है। मृदा का क्षरण होने के साथ साथ जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो भी कम होने लगता है। तो ये कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। इसके चलते यूरिया में ही आगे यूरिया को अपडेट किया गया। यूरिया का अपडेट होकर नीम कोटेड यूरिया आती है। थोड़ा अपडेशन और किया गया है, तो अब नई यूरिया जो आई है वो सल्फर कोटेड यूरिया है। तो मिट्टी में सल्फर वगैरह की भी जो कमी रहती है उसको भी दूर करेगी ये सल्फर कोटेड यूरिया। और नाइट्रोजन जो होता है वो धीरे धीरे करके मिट्टी में घुलेगा। जब धीरे धीरे करके घुलेगा तो ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ इसका यूज किया जा सकता है फर्टिलाइजर का, और बेहतर प्रोडक्शन हो सकता है। समझ में आ गया? यूरिया गोल्ड के बारे में समझ में आया? यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया है, और जो सल्फर की कमी है उसको दूर करेगा, और पीछे इसकी कहानी है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेट प्रयोगकर्ता को लेकर के। देखो, इंटरनेट जो प्रयोगकर्ता हैं, अब 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या मान लो हमारी है, उसमें से 68% लोग हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करना जानते हैं या प्रयोग करते हैं। और लगभग कितनी अगर संख्या देखी जाए, 95.4 करोड़ के आसपास लोग हैं जो भैया इंटरनेट प्रयोग करता है। साथ ही बताया गया है कि जुलाई 2023 से 6G को लॉन्च कर दिया गया था। और अगला है लॉजिस्टिक पार्क को लेकर के। देखो, लॉजिस्टिक पार्क क्या, लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक मतलब जो एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसे माल ढुलाई होती है ना, माल ढुलाई समझो कोई बिजनेस होता है। एग्जांपल समझो, हमें सिंगापुर से कोई सामान मंगाना है। अब सिंगापुर से कोई प्रोडक्ट आएगा, बाई प्लेन आ रहा है, चलो वो हो गया। उसके बाद पोर्ट से या बाई शिप आ रहा है तो पोर्ट पर उतरता है। पोर्ट पर उसकी पैकेजिंग वगैरह आगे ले जाया जाता है, रोड तक ले जाना है, किसी तरीके से पहुंचाना है। रोड पर पहुंच करके फिर हम एक्सप्रेसवे हाईवेज का यूज करते हैं, और वो नोएडा पहुंचाना है। मान लीजिए कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नोएडा तक पहुंचाना है, तो अब हाईवेज वगैरह यूज करके कहां पहुंचाना है? नोएडा पहुंचा माल। तो सिंगापुर से पोर्ट के माध्यम से ये पहले पहुंचा पोर्ट पर, कहीं पोर्ट गुजरात वगैरह पर उतारा जाएगा, फिर वहां से हाईवे का यूज करते हुए नोएडा। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है ना, यही लॉजिस्टिक कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? लॉजिस्टिक। तो ऐसे ही लॉजिस्टिक पार्क बनाए गए हैं। अब लॉजिस्टिक पार्क जो है, ये डेटा ये है कि 2024 में 6 लॉजिस्टिक पार्कों की, और सरकार का देखो क्या उद्देश्य, सरकार ने जो टारगेट रखा है वो लगभग 35 ऐसे लॉजिस्टिक पार्क्स को क्या करेगी? विकसित करेगी। और उसी 35 के अंतर्गत डेटा ये है कि 6 लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, वो 2024 में इनकी स्थापना की गई। अब किसी भी देश में समझो जो लॉजिस्टिक होता है वो जितना ही सुगम होता है, जितना ही बेहतर होगा, जितना ही सामान की, माल की, देखो जो भी आप ला रहे हो वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितनी तीव्रता से आप पहुंचाओगे, उतना ही आपका क्या होगा? ज्यादा बेहतर प्रॉफिट होगा, और प्रोडक्शन भी उतना अच्छा होगा। इजीली अगर एक्सेस हो जाएगा किसी भी कंपनी को आपका माल, तो वो आसानी से क्या कर सकेगा? प्रोडक्शन कर सकेगा, आसानी से प्रॉफिट कर सकेगा, और आगे सरप्लस के माध्यम से वो जीडीपी में भी योगदान दे सकेगा, एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। समझे कि नहीं बात को? तो इसीलिए लॉजिस्टिक पार्क्स की जो है स्थापना करना बहुत जरूरी है। अब इस संदर्भ में 6 लॉजिस्टिक पार्क हमने देखे, 2024 में इनकी स्थापना की गई है। साथ ही साथ 35 हमारा टारगेट है। 35 मतलब जो विजन है सरकार का कि हम 35 लगभग विकसित करेंगे। और इसी कारण से हमने एक यहां पर इंडेक्स भी पढ़ा हुआ है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा भी है।
ठीक, लॉजिस्टिक समझ लिया। तो अब ये सारे डेटा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है लॉजिस्टिक के परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो उस बेहतर करने के ही संदर्भ में एक प्रयास है लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना। अब जब पार्कों की स्थापना कर दी गई तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक सुधरेगी कि खराब हो गई? बोले सुधरेगी। इस बार सुधरी रैंक है, 38वीं आई है। लास्ट ईयर 44 थी, यानी कि 6 का सुधार हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? सारी कहानी जुड़ रही है कि नहीं? तो 38वीं रैंक इस बार आई है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है पूछा जाने वाला प्रश्न कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये डेटा क्लियर। अब पर्वतमाला पर आते हैं। अब भारतमाला जानते हो किससे है? हाईवेज वगैरह से। अब वैसे ही सागरमाला किससे थी? पोर्ट वगैरह से। तो ऐसे ही आ गई पर्वतमाला। अब पर्वतमाला किससे संबंधित है? तो पर्वतों पर अगर आपको पर्यटन को बढ़ाना है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में देखो गाड़ियों का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं, है ना। रोड्स वगैरह तो ज्यादा आसान है नहीं बनाना, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वहां एक बढ़िया तरीका है, एक खंभा लगाओ, है ना। एक खंभा मतलब कौन सा खंभा? वो लोहे वाला खंभा भाई, वो वाला नहीं। एक खंभा लगाया, एक दूसरी साइड खंभा लगाया। अब दो खंभों के बीच में एक रस्सी लगाई, दो खंभों के बीच रस्सी लगाई और इसी में एक डिब्बा जैसा लगाया और एक डिब्बा इधर से उधर, बस इधर से उधर भेजना है, तो इसी रोप वे का यूज करो। देखो हाईवे जैसे रोडवे होता है ना। रोडवे क्या होता है? रोडवेज पढ़ी कि नहीं? रोडवेज होती हैं, तो रोड का प्रयोग करते हैं तो वो रोडवेज हो गया। रेल का प्रयोग करते हो तो रेलवेज हो गया। अब रोप का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा? रोपवे हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो पर्वतमाला प्रोजेक्ट है ये धार्मिक पर्यटन को इस तरीके से आप बढ़ावा दे सकते हो, साथ ही किस तरीके से? रोपवे का प्रयोग करते हुए। समझ में आया पर्वतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? अब लास्ट है भारत रेलवे। अब यार बताओ भारत रेलवे के बारे में यहाँ डेटा क्या है? डेटा ये है कि भारत रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो विश्व स्तर पर भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो चौथा सबसे बड़ा है। तो अब कितना है? लंबाई भी दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में 68,584, कहीं कहीं पर ये 525 किलोमीटर भी है। तो दोनों में से जो भी आ जाए वो आपको आंसर मारना है। तो 68,584 भी मान लेते हैं हम, विश्व का है तो चौथा ही, है ना। थोड़ा बहुत तो 525 584 इतना अंतर हो जाता है, चल जाता है, लेकिन 68,000 याद रखना है। कितना? 68 के। तो 68,000 जो है आपका किलोमीटर, ये भारत में भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है ये फैला हुआ है। और फिर भी ये चौथे स्थान पर है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए पहले स्थान पर कौन सा है, तो यूएसए है। यूएसए का भैया 2.5 लाख से, ये अभी हम तो 68,000 पे ही हैं, और यूएसए का जो नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे देखो चीन का है, और तीसरा है रूस का। पहला किसका? यूएसए का, दूसरा चीन का, तीसरा रूस का, और चौथा किसका आता है? चौथा अपना इंडियन रेलवे। ठीक है, वैश्विक स्तर पर हम चौथे स्थान पर हैं, ये डेटा महत्वपूर्ण है। और पहले दूसरे तीसरे पर कौन है ये भी आपको देखो बता दिया। और इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितने तथ्य थे वो सारे यहां पर शामिल कर दिए गए हैं। अब इनको अगर अच्छे से कर लेना, इकोनॉमिक सर्वे से जो भी प्रश्न आपके बनाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के देख लेना, इसी ट्रेंड पर ही बनाए जाते हैं। और इस ट्रेंड से आपको बाहर बहुत रेयर है क्वेश्चन मिले। कहां से मिलेगा? ज्यादातर जो डेटा है, देखो एक तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज्यादा डेटा नहीं रहता है। डेटा इसलिए नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर एनालिटिक पार्ट ज्यादा होता है, जो मीन्स में यूज ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारा तथ्य होता है, पिछली योजनाएं होती हैं जिनकी चर्चा होती है पिछले वर्षों की। पिछले वर्षों में ही जैसे भारत पर्वतमाला है, अब पर्वतमाला की इस बार चर्चा थोड़ी ना है। पर्वतमाला अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष के बजट में है, तो बजट 2022 और 23 में है। अब ये समझो यार, बजट 2022 और 23 की पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, इसकी चर्चा हमारे इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में है, तो अब जानना तो जरूरी है भाई किस वर्ष के बजट में, ये भी जानना जरूरी है। तो इसलिए जो एनालिटिकल पार्ट होता है थोड़ा सा ये देखा जाता है कि आर्थिक जो स्थिति है इस पर किस तरीके से कार्य कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था, पर्वतमाला प्रोजेक्ट पर किस तरीके से कार्य कर रही है। जो बजट का एलोकेट हुआ था, बजट 2022-23 में जो चर्चा हुई थी, उसके हिसाब से क्या कार्य कार्य कितनी प्रगति पे है, ये देखा जाता है इस सर्वे में, है ना। सर्वे का मतलब यही होता है, इकोनॉमिक सर्वे है तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वे किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो डेटा होता है एनालिटिकल वाला ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो फैक्चुअल वाला है वो बहुत अच्छे से हमने कर लिया है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अब आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो अपना, फीडबैक के माध्यम से ये बताओ कि ये जो एनालिसिस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे का, जो प्रयास किया गया है, ये आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। अब देखो यार समय बहुत कम है। अब समय का मतलब कम ये है कि अगर देखो पेपर आगे भी बढ़ता है फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा।
और अगर टाइम से होता है तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में पढ़ना ही है तो रिवीजन तो करते ही रहो। साथ ही साथ आंदोलन के लिए जो भी प्रयास हो सकता है अपने स्तर से आप हर प्रयास करने की कोशिश करो। और अगर यार इस तरीके वाले भाव में जी रहे हो ना कि अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा आयोग, तो फिर आप दूर रहना, निगेटिव बातें मत करना। एटलीस्ट जो प्रयास कर रहे हैं, जो साथी लगे हुए हैं, उनको कम से कम हतोत्साहित करने का प्रयास मत करना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।